हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है जिसमें हम क्लास 10th का मैथ वास्तविक संख्या रियल नंबर्स को शुरू करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करा दिया है और इससे पहले मैंने एक 1.1 प्रश्नावली भी करा दी थी, लेकिन अब वो प्रश्नावली हटा दी गई है। तो अब जो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ये आपके 1.1 से शुरू होंगे, ठीक है। तो मैंने इसका जो वो था परिचय था वो तो मैंने बता दिया है। अब हमें इसमें ये समझना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमको समझना है इसमें कि इसको ये चीज क्या होती है, ठीक है। कौन सी? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये हमको समझना है और इसी बेस से हम आगे जो सवाल वो करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसको हम समझते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या चीज होती है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख रखी है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी भाज्य संख्या ले रहे हैं, भाज्य कौन सी होती है? जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से, दूसरे अंक से कट जाती है, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या, अगर कोई संख्या भाज्य है तो उसको जब हम तोड़ते हैं भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक संख्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके लिए, मैं ले लेता हूँ 12। मैंने संख्या 12 ले ली। 12 जो एक संख्या है, एक भाज्य संख्या है। अब इस 12 को हम तोड़ सकते हैं किसमें? अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब मैं इस 12 को कैसे ले सकता हूँ? पहले तो मैं इसके क्या कर ले रहा हूँ, ऐसे कर ले रहा हूँ, 2 से काटेंगे सबसे पहले 6 बार, फिर काटेंगे हम इसको 2 से तो 3 बार और फिर काटेंगे हम 3 से तो 1 बार। तो इस जो हमारी भाज्य संख्या थी 12, इसको हम कैसे एक और तरीके से ले सकते हैं, वो कैसे ले सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। हम इस 12 को ऐसे भी ले सकते हैं, तो क्या कह रहा है? अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। 2 3 क्या है? 3 भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो ये होती है बेशक हमारी क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आगे कह रहा है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब जब हम इसको तोड़ते हैं ना, मतलब कि जैसे कि 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसको हम पहले सिस्टमैटिक तरीके से रखेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 के बाद 3 से काटेंगे, फिर 3 के बाद 5 से काटेंगे, 5 के बाद 7 से काटेंगे, 7 के बाद 11 से काटेंगे। इस प्रकार हम इनको काटते हैं सिस्टमैटिक, ठीक है। वही होता है अद्वितीय, वो होता है। तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम बेसिक होती क्या है? ये होती है कि जो हम भाज्य संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, जो उस एक संख्या का गुणनखंड करने के बाद जो लिखते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? वही होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का परिचय है। ये हमारी समझ में अच्छे से आ गया। तुम्हारे एक और चलो ऐसा कर लेते हैं, हम एक और उदाहरण ले ही लेते हैं। तो एक और उदाहरण लेने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ 20। मैंने यहाँ पे संख्या ले ली 20, ठीक है। तो 20 को हम पहले तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 2 से काटेंगे 10 बार, फिर 2 से काटेंगे हम तो 5 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो हम 20 को किस किस प्रकार और व्यक्त कर सकते हैं अभाज्यों में? 2 गुणा 2 गुणा 5, इस प्रकार हम उसको बना सकते हैं। लेकिन जब अगर ऐसे दो यहाँ पे भी 2 लगातार आया है और यहाँ पे भी 2 बार आया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर 2 की पावर 2 गुणा 5, ठीक है। जितनी बार आता है उसकी पावर उतनी लगा दो, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए, तो अब हम इस प्रश्नावली का उदाहरण 1 देखते हैं कि क्या कहता है। वैसे तो ये जो प्रश्नावली यहाँ से स्टार्ट होगी 1.2 थी, लेकिन 2024 में क्या हुआ है, वो 1.1 प्रश्नावली हटा दी है। इस वजह से अब तुम्हारी जो 1.2 थी वो 1.1 बन गई है, ठीक है। तो इसीलिए अब जो उदाहरण आएगा पहला, वो पहला ही उदाहरण होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। उदाहरण 1 को देखते हैं। उदाहरण 1 क्या कह रहा है, और देखो इससे ही रिलेटेड तुम्हारा 1.1 प्रश्नावली में 5वां क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको
इसी के साथ लिख लिया है और इसको इसी के साथ मैं बता भी दूंगा, ठीक है। तो आसानी से समझ में भी आ जाएंगे क्या कह रहा है क्या नहीं, ठीक है। ये 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन है, ये तुम्हारी पिछले वाले किताब में 1.2 मिलेगी आपको, ठीक है, लेकिन नई वाली बुक में आपको 1.1 मिलेगी। ये उदाहरण 1 मिलेगा और उस वाली में शायद ये उदाहरण 6 या 7 होगा, उस वाली उसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं तो क्या कह रहा है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। मतलब ये क्या कह रहा है कि 4 तो हमारा फिक्स है, ठीक है, इसने क्या बोला 4 तो हमारा फिक्स है। अब n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब होता है प्राकृतिक कहाँ शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो अगर मैं इसकी पावर कुछ भी लगा दूं, 10 लगा दूं, 5 लगा दूं, तो क्या 0 आ सकता है? यही बात उसने इस सवाल में बोली है। तो अब हम एक बात समझते हैं कि 0 आता कब है, किसी भी संख्या में 0 कब आएगा। तो अगर कोई संख्या दे रखी है आपको, अगर कोई संख्या दे रखी है, जैसे कि मान के चलिए 20 दे रखी हो आपको, ठीक है, तो अगर 20 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो यहां देखूंगा मैं 2 से काटूंगा 10 बार, फिर 2 से काटूंगा तो 5 बार, फिर 5 से काटूंगा तो 1 बार। तो 20 के जो गुणनखंड है वो क्या है 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक 15 लिख लेता हूँ, या मैं यहाँ पे 16 लिख लेता हूँ, 16 नहीं, मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ 12 लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने सुधार लिया, तो 2 से काटेंगे तो 6 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार, और फिर 3 से काटेंगे 1 बार। तो 12 के जो गुणनखंड थे वो 2 गुणा 2 गुणा 3 ये थे। अब 20 में 0 है लेकिन 12 में 0 तो है नहीं, तो 20 में 0 बना कैसे ये हम देखते हैं, ठीक है। 20 में 0 बना कैसे, तो हम अगर इसके अभाज्य गुणनखंडों को देखें तो इसमें 2 2 का 2 है और 5 का 1 है, और इसमें 0 नहीं आया तो 2 का तो है लेकिन 5 का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में 0 तब आएगा जब उसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें और अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हो, तभी 0 आ सकता है। कोई भी संख्या हो जिसके पीछे 0 आ रहा है, अगर तुम उसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसमें 5 और 2 जरूर होगा, तभी 0 बन सकता है। तो 0 बनने का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, 0 बनने का कॉन्सेप्ट जो होता है कि कोई भी संख्या दे रखी हो और अगर हम उसके अभाज्य गुणनखंड कर लें और अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों आ जाएं तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। और अगर उसमें उसके अभाज्य गुणनखंड करे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें क्या नहीं आया, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, या 5 आ गया लेकिन 2 नहीं आया, या दोनों ही नहीं आए, तो उसमें कभी भी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। ये दोनों होना चाहिए। अगर एक बार आया है, जो 5 का एक बार आया है, 2 दो बार आए, तो इनका एक बार जोड़ा जितनी बार बनेगा उतने ही 0 आएंगे। जैसे कि 100 को हम देख लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ फिर मैं इसको बताऊंगा। 100 को देखते हैं, 100 को अगर मैं अभाज्य गुणनखंड से काटूंगा तो 50 आ जाएंगे, फिर 2 से काटूंगा तो 25, अब तो 2 से कटेगा नहीं तो फिर 5 से काटूंगा तो 5, और फिर 5 से काटूंगा तो 5। तो 100 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 ये आगे। तो यहाँ पे 100 में डबल 0 है ना, डबल 0 कैसे बन गया भाई, डबल 0 इसलिए बना है कि यहाँ पे एक पेयर 5 का 2 का ये बन गया और एक पेयर 5 का 2 का और 5 का ये बन गया। तो जब इसके दो जोड़े बनेंगे तो 2 0 होंगे। अगर 2 का 3 बार आया है और 5 का 3 बार आया तो कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, उसमें 3 0। ये बात समझ में आ रही है आपकी, भी नहीं आ रही? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो अगर हम इसका मल्टीपल करेंगे तो 1000 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 का एक ये रहा तो 5 का एक 0 बन गया, 2 का फिर ये रहा, फिर 5 का 2 0 बन गए, 2 का ये रहा और 5 का फिर एक और 0 बनेगा तो कितने बन गए, 3 0। तो एक के पीछे हम कितने लगा देंगे, 3 0, तो ये 1000 के वो आगे गुण अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या दे रखी होगी हमें, उसमें क्या होगा
उसके जब हम आवाज गुणनखंड करेंगे और आवाज गुणनखंड करने पर अगर उसमें 5 और 2 दोनों आ जाते हैं तो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इन सवालों को करते हैं, तुम्हारी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इन सवालों को करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, 4 के क्या करेंगे, हम आवाज गुणनखंड करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि 5 और 2 उपस्थित है। तो अगर हम 4 के आवाज गुणनखंड करें तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2, यही आएगा आवाज गुणनखंड में। 2 4 करेंगे तो क्या इसमें 5 आया है, नहीं आया। अगर 5 नहीं आया है तो आप 4 की पावर कितनी भी लगा लो, 0 नहीं आ सकता। कुछ भी रख लो आप, जो मन करे 10 रख लो, 4 गुणा 10 बार करोगे लेकिन 0 फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जब हमने 4 के आवाज गुणनखंड करे तो उसमें केवल 2 है, 5 तो है नहीं। तो क्या इसका कोई ऐसा मान है जो 0 पे समाप्त हो सकता है, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, 4 की पावर n का मान 0 नहीं, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि 4 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, 4 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के जब हमने आवाज गुणनखंड करे तो इसमें क्या उपस्थित नहीं था भाई, 5 उपस्थित है ही नहीं, 5 है ही नहीं इसमें। अगर इसमें एक बार 5 आया तो 0 बन जाता, और 0 की पावर आप कुछ भी लगा लो, कितना आता है, 0 आता है हमेशा। ठीक है, 0 कब आएगा, 0 की पावर लगा लोगे तभी आएगा, 0 वैसे नहीं आ सकता कभी भी। 0 तो 0 की पावर 0 होगी तभी 0 आएगा, वैसे कभी 0 नहीं आ सकता। कोई भी अंक ले लो आप, 0 नहीं आएगा। आप ऐसे मत कहना कि 10 ले रहे हैं, 10 में तो ऑलरेडी 0 है तो इसमें तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। क्या करना है हमें, जो हमें यहाँ पे दे रखा है उसके हम आवाज गुणनखंड करेंगे, और आवाज गुणनखंडों में अगर 2 और 5 है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अगर नहीं है तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। सेम ये वाला सवाल यहाँ पे 4 दे रखा है और यहाँ पे 6 दे रखा है, बस इतना सा अंतर है, और कुछ भी अंतर इस सवाल में है नहीं। तो चलो हम इसको भी हल करते हैं। तो अगर मैं इसको हल करूं, अगर हम इसको हल करें तो देखेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सेम इसी तरह करेंगे कि भाई सबसे पहले हम 6 को लिखेंगे, और 6 के आवाज गुणनखंड मुझे पता है 2 गुणा 3 होते हैं, इसके अलावा तो कोई होता नहीं है। क्या इसमें 2 तो आ गया, 5 आया नहीं आया, इसका मतलब इसमें 0 नहीं आएगा। और अगर 0 नहीं आएगा तो शेषफल वो क्या कहते हैं, क्या फिर ये 0 पे समाप्त हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे भाई, 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, 5 उपस्थित नहीं है। तो ये दोनों सवाल बहुत सरल थे, बहुत आसानी से आपके समझ में आ भी गए होंगे। अबे क्यों चिल्ला रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करें, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें,
और कमेंट जरूर करें। अगर कहीं मिस्टेक आपको दिखाई दे तो बताएं कि कहाँ पर आपको मिस्टेक लग रही है, ठीक है। तो अब मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।